स्वागत है आप सब लोगों का हमारी एक नई वीडियो में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, हमारी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना और हमारे एक टेलीग्राम ग्रुप है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ज्वाइन ज़रूर कर देना ताकि आने वाली हर एक अपडेट आपको आसानी से मिल जाए। तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, वीडियो पूरा देख लेना, अच्छे से देख लेना। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो गाइस, हाउ आर यू। और आज इस वीडियो में मैं आपके लिए कुछ इजी ट्रिक्स लेकर आया हूं ताकि हम लोग जो एमसीक्यू पेपर्स होते हैं उसमें से करेक्ट आंसर को, कुछ क्वेश्चंस के करेक्ट आंसर को चंद सेकंडों में ढूंढ सके। ये वीडियो आपको उस वे से मदद करेगा ताकि हम कुछ क्वेश्चंस में आसानी से आंसर को चूज कर सकें। पर फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये वीडियो बना क्यों रहा हूं? देखिए, ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूं क्योंकि मैं बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे देखता हूं जिनके क्वेश्चंस का जो पैटर्न है, जो उनके ऑप्शंस का पैटर्न है, वो ऑलमोस्ट सिमिलर होता है। और कई बार ऐसा होता है कि हमें डेफिनेटली सोल्व तक करने की जरूरत नहीं पड़ती है, और अगर आप ध्यान से ऑप्शंस को भी देख रहे हो तो क्वेश्चन के आंसर आने लगते हैं। ऐसे कुछ क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगा विद एग्जांपल इस वीडियो में, जिससे हम आसानी से, बहुत ही आसानी से क्वेश्चन के आंसर को टिक करके अपने 4 मार्क को गेन कर सकते हैं गाइस। ये इंपॉर्टेंट है इस पर्टिकुलर वीडियो में। बट इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ डिस्क्लेमर दे देना चाहता हूं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं विद सम डिस्क्लेमर एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। लेट्स स्टार्ट। नाउ लुक एट इट। मेरी तरफ से डिस्क्लेमर है कि ये वीडियो बिल्कुल भी शॉर्टकट्स को प्रमोट नहीं करता है, शॉर्टकट्स को एनकरेज नहीं करता है। मैं आपसे फिर से कहूंगा कि ये छोटे मोटे एग्जाम्स नहीं है। डू वर्क हार्ड। बस ये वीडियो मैं इसीलिए बना रहा हूं ताकि आपका टाइम बच सके। दूसरा, ये वीडियो बिल्कुल भी हैकिंग या फिर चीटिंग को भी प्रमोट नहीं करता है गाइस। मैं आपसे फिर से यही बात बोलूंगा, डू वर्क हार्ड, डू वर्क हार्ड। जितना आप हार्ड वर्क कर सकते हो, ये पेपर उतने ही आसान होंगे। और लास्ट, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देना चाहता हूं। और वो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? यूजुअली इट इज नॉट द क्वेश्चन विच इज हार्ड और इजी, बट इट इज द ऑप्शन विच इज हार्ड और इजी। ज्यादातर हम लोग ऐसा सोचते हैं कि क्वेश्चन हार्ड है। नहीं, क्वेश्चन हार्ड नहीं होता है। जो ऑप्शंस होते हैं वो उसे हार्ड या इजी बनाते हैं। तो मैं आपको ये प्रूव भी करूंगा। मैं आपको एक विद एग्जांपल में बहुत सारे ट्रिक्स आपको बताऊंगा जो मैंने एक्सपीरियंस की हैं, उनसे उन चीजों को मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो चलिए मैं पहली ट्रिक आपको बताता हूँ। देखिए, फर्स्ट ट्रिक क्या है? जब भी मैं क्वेश्चन सोल्व कर रहा होता हूँ तो मैं स्टूडेंट लाइफ में क्या करता था, क्वेश्चन पढ़ता था और उसके बाद उसको सोल्व करना शुरू कर देता था। मैं ऑप्शंस को देखता ही नहीं था और मैं कोशिश करता था कि मैं आंसर निकालूं, जिससे मेरा टाइम बहुत खराब होता था। बजाय इसके आप अभी मैं क्या करता हूं, मैं एलिमिनेशन मेथड का इस्तेमाल करता हूं। मैं कोशिश करता हूं कि मैं उन ऑप्शंस में से ज्यादा ऑप्शंस को क्या कर सकूं, बेसिकली एलिमिनेट कर सकूं। मैं जान सकूं कि वो ऑप्शन आंसर नहीं हो सकता है। मैं जितने ज्यादा एलिमिनेट कर सकता हूं, मेरे आंसर के जो प्रोबेबिलिटी है सही होने की, वो उतनी ज्यादा बढ़ने लगेगी। अगर मैंने मान लो एक ऑप्शन को एलिमिनेट कर दिया तो बाकी 3 ऑप्शन में चांसेस मेरे बढ़ गए। मान लो मैंने 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए तो मेरे पास आंसर देने के चांसेस और ज्यादा बढ़ गए। मान लो मैंने 3 ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए तो मैं 100% उस क्वेश्चन का सही आंसर दूंगा। और सिर्फ ऑप्शन में एलिमिनेशन से मेरा आंसर आ रहा है तो मैं उसको सोल्व क्यों करूं? मैं क्यों अपना टाइम वेस्ट करूं? जैसे कि मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ। नाउ लुक एट इट। यहाँ पर मुझे कोई जरूरत नहीं है, मान लो मेरे पास फॉर्मूला भी नहीं है तो भी मैं इसका आंसर दे सकता हूँ सिर्फ प्रीवियस नॉलेज बेस पर। देखिए, मुझसे क्या कहा गया कि द पीके एंड पीकेबी वैल्यूज दिए फॉर वीक एसिड, एक वीक एसिड और वीक बेस। अब मुझे वैल्यूज को देखने की क्या जरूरत है गाइस? आप खुद ही सोचिए। एसिड भी वीक है, बेस भी वीक है, दोनों एक दूसरे को एलिमिनेट करेंगे और वैसे भी दोनों वीक हैं। तो जब ये सॉल्यूशन बनाएंगे तो नया सोल्ट होगा, ऑब्वियसली उसका पीएच पूछा है। तो आप खुद ही सोचिए, दोनों वीक है तो उसका पीएच आप लोगों को पता होना चाहिए, अप्रोक्सीमेटली 7 के आसपास ही होगा क्योंकि वो दोनों वीक है। ये एक बफर सॉल्यूशन होता है या फिर सोल्ट हाइड्रोलिसिस में आपने पढ़ा है। तो ये छोटी सी ट्रिक है। अब क्या मुझे वो पीएच के बड़े से फॉर्मूले की जरूरत है यहाँ पर आंसर निकालने के लिए? बिल्कुल नहीं है। आप ऑप्शन को जरा ध्यान से देखिए। देखिए, दोनों वीक है तो क्या आपको लगता है ये बी ऑप्शन होगा? ये तो स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए है, बी ऑप्शन नहीं हो सकता। क्या आपको लगता है कि डी ऑप्शन होगा? नहीं हो सकता, ये भी स्ट्रॉन्ग बेस के लिए है। तो ऑप्शन हमारे पास ये बचता है, 8 होगा या फिर 7 होगा। और मैं आपसे पहले ही कह चुका हूं कि जो वीक एसिड और वीक बेस होता है उसका पीएच अप्रोक्सीमेटली 7 होता है। तो मुझे यहाँ सोल्व करने की क्या जरूरत है? अगर आपको मुझे थोड़ी सी भी नॉलेज है तो मैं सीधे आंसर दूंगा कि इसका आंसर क्या है, सी। क्या मुझे देखना पड़ा? मैंने सिर्फ इतना किया कि मैंने एलिमिनेट किया ऑप्शंस को, कि कौन से ऑप्शंस यहाँ पर हो ही नहीं सकते हैं। तो मुझे यहाँ पर तीन ऑप्शन मिल गए जो कि मेरे लिए एलिमिनेट हो गए। तो फिर मुझे सीधे आंसर मिल गया। क्या मुझे जरूरत पड़ी? नहीं, बिल्कुल नहीं पड़ी। चलिए,
सेकेंड ट्रिक के बारे में बात करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये मैं जो ट्रिक आपको लिख रहा हूं ये मैं ऐसे ही नहीं लिख रहा हूं। मेटा स्टडीज ने बहुत सारे एमसीक्यू पेपर्स को, इवन मिलियंस ऑफ बिलियंस ऑफ पेपर्स को सोल्व करने के बाद फाइनली ये कंक्लूड किया है कि बहुत सारे क्वेश्चंस जिनमें ऑल ऑफ द अबव ये ऑप्शन में लिखा होता है, ज्यादातर उसका आंसर वही होता है। इसके चांसेस 34% है बाय द वे, ठीक है, 34% है। और मैं आपसे कहूंगा कि इस डेटा को मत देखिए। एक्चुअल में मैंने क्या किया, जब मैंने ये स्टेटमेंट पढ़ा तो मैंने खुद ने बहुत सारे एग्जाम्स प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स देखे और मैंने देखा और जाना कि जिसमें ऑल ऑफ द अबव क्वेश्चन का ऑप्शन था वही ज्यादातर करेक्ट आंसर भी था, वही ज्यादातर करेक्ट आंसर था गाइस। अब आप खुद सोचिए, अगर हम लोग यहाँ प्रोबेबिलिटी लगाएं तो एक ऑप्शन के सही होने के प्रोबेबिलिटी कितनी है, 25%। लेकिन अगर उसमें ऑल ऑफ द अबव आ गया तो उसके करेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी ऑलमोस्ट 34% है। ये स्टडीज हमसे कहती है। तो ऑब्वियसली मुझे देखने की जरूरत नहीं है, इसके डी आंसर होने के चांसेस बहुत ज्यादा है गाइस, बहुत ज्यादा। क्वेश्चन क्या पूछा है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस किसको प्रूव करता है? ये AIEEE 2002 का क्वेश्चन है। तो ये किसको प्रूव करता है? क्या सिर्फ बॉयल्स लॉ को प्रूव करता है? क्या सिर्फ चार्ल्स लॉ को प्रूव करता है? क्या सिर्फ एवोगैड्रोस लॉ को प्रूव करता है? अगर आपकी सिक्स सेंस है तो गाइस मैं डेफिनेटली कह सकता हूं, अगर आपको इसका आंसर नहीं भी पता है ढंग से, आप डी लिख दीजिए, आपका सिक्स सेंस ये जरूर कह रहा होगा कि ऑल ऑफ द अबव होगा। अगर मान लिया आपको सिर्फ इतना पता है कि आप बॉयल्स लॉ को प्रूव करता है या चार्ल्स लॉ को प्रूव करता है, और तीसरे का अगर आपको थोड़ा सा भी लग रहा है कि डाउटफुल है, तो देखिए जब दो आंसर्स हैं आपके पास तो डी ही आंसर होगा ना उसका। आप खुद ही सोचिए, आपको पता है जब दो लॉज को तो वो प्रूव करता है तो ऑब्वियसली तीसरे को करता ही होगा, तभी यहां पर लिखा है ऑल ऑफ दी अबव। आप थोड़ा सा भी सिक्स सेंस है तो आप आसानी से यहाँ पर 4 मार्क बना सकते हैं। इवन स्टडीज भी यही कहती है कि जहां पर ऑल ऑफ दी अबव लिखा होता है उसके करेक्ट होने के चांसेस 34% है गाइस, 34%। ये मेरा तीसरा टिप था या ट्रिक था जो मैं आपको दिया हूं अभी। अभी चलते हैं थर्ड ट्रिक की तरफ। देखिए अगेन ये स्टडी पे बेस्ड है। ये क्या कहता है आपसे कि अगर किसी क्वेश्चन में नन ऑफ द अबव ऑप्शन है तो उसके करेक्ट होने के चांसेस सिर्फ 21% यानी 21% ही हैं। ये बिल्कुल फैक्ट है गाइस। आप खुद ही सोचिए कि आपको क्वेश्चन दिया है तो आपको आंसर निकालने के लिए दिया होगा, और अगर उसमें एक ऑप्शन आ रहा है नोटा, नन ऑफ द अबव, तो उसके सही होने के चांसेस बहुत ही कम होंगे गाइस, इवन 21%। आप प्रोबेबिलिटी पर चलते हैं। अब इन चारों जो ऑप्शन है उनमें से करेक्ट होने के जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी है, 25%, जिसमें से डी की करेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी सिर्फ 21% ही है। तो एक ऑप्शन तो आपने सीधे सीधे ही एलिमिनेट कर दिया ना, ये डी तो नहीं हो सकता। अब आपको सिर्फ ये सोचना है कि ये 3 ऑप्शंस में से आंसर क्या है, आपके करेक्ट होने के चांसेस बढ़ गए गाइस। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, और ज्यादातर स्टडीज में ऐसा देखा गया। और मैं आपको ये बता देता हूँ, ये AIEEE 2002 का ये क्वेश्चन है और इसका आंसर डी बिल्कुल भी नहीं है। अब आपको ये सोचना है कि इनमें से करेक्ट आंसर क्या है, तो उसके लिए आपको क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा। क्वेश्चन क्या कहता है, द हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ बॉडी अप टू 1 डिग्री सेल्सियस इज कॉल्ड। देखिए यहाँ पर क्या आपको क्वांटिटी दी है, नहीं दी। स्पेसिफिक हीट बेसिकली क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में होती है। स्पेसिफिक हीट आपको 1 ग्राम के रिस्पेक्ट में दिया जाता है कि आपका सब्सटेंस 1 ग्राम होना चाहिए। यहाँ पर आपको मास दिया है, नहीं दिया, तो ए बी ऑप्शन में नहीं आ सकता है। तो फाइनली आपके पास ऑप्शन में आंसर होगा क्या, या तो बी होगा या सी होगा। तो आप अपने आंसर के और नजदीक पहुंच गए ना, ये भी तो सोचिए। अब आपको सिर्फ इतना सोचना है कि बी है या सी है, यही आपको सोचना है। तो बस मैं आपको क्लियर कर देता हूं, अगर मैं यहाँ पर सिक्स सेंस लगा रहा होता तो थर्मल कैपेसिटी आंसर नहीं होता। थर्मल कैपेसिटी का सेंस कुछ और होता है। थर्मल कैपेसिटी का सेंस ये तो नहीं होता है जो यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया है। तो यहाँ आंसर आपका क्या आएगा, सी गाइस, सी। अगर आप थोड़ा सा भी ढंग से स्टडी किए हो तो इसका आंसर देना आसान है। देखिए फाइनली मैंने आपको 3 टिप्स दिए, अब मैं आपको फाइनल टिप्स बता रहा हूं जो आपको शायद काम देंगे, तो बड़े ध्यान से उसको देखिएगा। फाइनली इस वीडियो के थ्रू मैं आपसे क्या कहना चाहता हूं वो देखिए। यहाँ फाइनल टिप्स क्या है उस पे जरा गौर कीजिएगा गाइस, ये ही सबसे इंपॉर्टेंट है। नाउ द फर्स्ट टिप इज, इफ यू कैन नॉट एलिमिनेट एनी ऑप्शन, अगर आप क्वेश्चन में से कोई भी ऑप्शन एलिमिनेट नहीं कर पा रहे हैं, आप प्लीज उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट मत कीजिए। लेकिन मैं आपसे फिर से एक बात कहूंगा यहाँ पे, देखिए अगर आपको सिलेक्शन करवाना है तो आपको कट ऑफ तो क्रॉस करनी पड़ेगी। तो इसलिए आपको 20 से 25 एटलीस्ट 25 क्वेश्चन तो आपको करने ही पड़ेंगे। तो 25 क्वेश्चन जब आपको करने ही पड़ेंगे तो आपको श्योरली रिस्क उठाना पड़ेगा। आपके पास कोई चॉइस नहीं बचता है।
तो यही मैंने लिखा है कि अगर आपने 25-30 क्वेश्चन कर लिए हैं तब आप रिस्क मत उठाइए, लेकिन जब आपने 25-30 क्वेश्चन जो कि आपकी कट ऑफ क्राइटेरिया को क्लियर करता है वो आपने नहीं किए हैं तो आपको रिस्क उठाना ही पड़ेगा। फिर आपको एलिमिनेट कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो, यू हैव टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन। अगर आपने नहीं किया तो आप वैसे ही रेस से बाहर हो जाओगे, उसका क्या फायदा है। ठीक है। दूसरा जो टिप मैं आपको देना चाहता हूं कि डू नॉट अफ्रेड ऑफ नेगेटिव मार्किंग। बहुत सारे कोचिंग सेंटर ऐसे कहते हैं कि नेगेटिव मार्किंग है, मत अटेम्प्ट करो। ऐसा कुछ नहीं है गाइस। देखिए सिंपल सी बात है, रिस्क तो सुपरमैन को भी उठाना पड़ता, आप तो फिर भी इंसान हो, रिस्क तो उठाना ही पड़ेगा, बिना उसके आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो प्लीज जब आप ऑप्शंस में एलिमिनेशन कर पा रहे हैं तो उसको अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए, थोड़ा सा दिमाग और लगाइए, आपको डेफिनेटली आंसर मिल ही जाएगा। ठीक है। तीसरा जो चीज मैं आपसे कहना चाहता हूं वो ये है कि नेवर अज्यूम एनी पैटर्न। बहुत सारे स्टूडेंट है जो बचकानी बातें करते हैं पेपर में। क्या होता है, सपोज कि उनको पहले क्वेश्चन का आंसर मिला बी, सपोज कि दूसरे क्वेश्चन का भी आंसर मिल गया सी, तो ऐसा सोचने लगते हैं कि जो थर्ड क्वेश्चन होगा उसका बी ही आंसर होगा, या फिर वो सोचने लगते हैं कि थर्ड क्वेश्चन का आंसर तो बी नहीं होगा। ऐसा फर्जी दिमाग लगाने लगते हैं। ये ऐसे कुछ पैटर्न फॉलो नहीं होते हैं पेपर में, आपको ध्यान रखना है। कई बार ऐसा होता है कि फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर ए आया है, सेकंड क्वेश्चन का आंसर बी आया है, तो सोचने लगता है कि थर्ड क्वेश्चन का आंसर पक्का से सी ही होगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है, इसका कोई लॉजिक नहीं है, सब इलॉजिकल थिंग्स हैं जो आपको बिल्कुल भी अपने दिमाग में नहीं लानी है। चौथा और पांचवा, इस पे मैं पहले ही आपसे डिस्कशन कर चुका हूं। देखिए ऑल ऑफ द अबव, इस ऑप्शन के करेक्ट होने के चांसेस 34% है, यानी कि उन सभी ऑप्शंस में से सबसे ज्यादा। तो कोशिश कीजिए उसको अटेम्प्ट करने की। और पांचवा, नन ऑफ द अबव, इस पर्टिकुलर ऑप्शन के करेक्ट होने के चांसेस उन सभी ऑप्शंस में से सबसे कम है, यानी कि 21% ओनली। ठीक है। ये मैं नहीं कहता हूं, ये स्टडीज कहती है गाइस, ये स्टडीज कहती हैं। तो आपको इसका ध्यान रखना है, ये सब स्टडीज के तौर पे मैंने यहाँ पर लिखा है। और छठा जो मैं टिप आपको देना चाहता हूं वो ये है कि रीड ऑल क्वेश्चंस केयरफुली। दो दो बार पढ़िए क्वेश्चन को। हमसे गलतियां क्या होती हैं, देखिए कई बार क्वेश्चन में पूछा होता है कि इनमें से कौन सा ट्रू है, और हम लोग ऐसा पढ़ लेते कि नॉट ट्रू, तो हमसे क्वेश्चन वैसे ही गलत हो जाता है क्योंकि हम लोग क्वेश्चन को समझे ही नहीं है। कई बार ऐसा पूछते हैं कि उसमें से करेक्ट कौन सा है, हम लोग इनकरेक्ट को ढूंढने लगते हैं। कई बार पूछते हैं कि इनकरेक्ट कौन सा है, हम उसमें से करेक्ट को ढूंढने लगते हैं। तो क्वेश्चन को बड़े ध्यान से समझिए, लैंग्वेज आपसे क्या कह रहा है उसको ध्यान से पढ़िए। इस पर्टिकुलर छोटी छोटी मिस्टेक्स की वजह से हमसे क्वेश्चन हाथ से निकल जाता है। और सातवां पॉइंट जो मैं आपसे कहना चाहता हूं वो ये है, फाइनली डू नॉट वेस्ट योर टाइम ऑन क्वेश्चंस अबाउट विच यू हैव नॉट एनी क्लू। जिस क्वेश्चन का आपको रत्ती भर भी आइडिया नहीं है, प्लीज उस पर टाइम वेस्ट मत कीजिए। शायद हो सकता है आगे क्वेश्चंस कुछ ऐसे मिले जो आपके काम के हों, तो वहां पर टाइम वेस्ट करने की बजाय हम आगे वाले क्वेश्चंस को देखें, वो ज्यादा अच्छा है। सो फाइनली गाइस, ये मेरी तरफ से टिप्स थे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं ऐसी वीडियोस आपके लिए लेके आ सकूं गाइस। थैंक यू सो मच।